हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गार्गी मिश्रा और हम तैयारी कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन 2025 के लिए। आज है हमारा डे 13। डे 12 में हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड सोर्सेज के बारे में। उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्टिंग सारकरण सेवाएं और उससे आगे हम बढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की सेवाओं पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सारकरण सेवाएं, शॉर्ट में मैंने आपको पिछले क्लास में इसका बताया था कि सारकरण क्या होता है। इसे हम कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्टिंग। सारकरण सेवा, जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सारकरण का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। कोई भी जो अगर बड़ा सा टॉपिक है उसमें से मेन बात जिस्ट हम निकाल लेते हैं और अपने शब्दों में उसे लिखते हैं। जो भी फैक्ट्स होते हैं, वह प्रलेख जिस चीज़ के बारे में कहना चाहता है, इन सब सारी सूचनाओं को हम अपने शब्दों में छोटा करके लिखते हैं और उसे हम कहते हैं सारकरण सेवाएं। ठीक है, इसके जो प्रकार हैं, सारकरण सेवा किसे कहते हैं ये तो आप समझ गए हैं। अब इसके प्रकार देखिए। पहला है सूचनात्मक प्रकार, और दूसरा है निर्देशात्मक प्रकार। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट, और सेकंड को कहते हैं इंडिक्टिव एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब दोनों में देखिए, ये लगभग 200 से 250 शब्दों का होता है सूचनात्मक प्रकार। अभी सूचनात्मक प्रकार के बारे में देखिए क्या होता है कि इसमें ना मूलतः सारी बातें एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो है वो दे दी गई होती है। जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है, वह प्रलेख क्या कहना चाहता है, वह लेख या प्रलेख किस बारे में है, क्या जानकारी देना चाहता है, वो सारी की सारी सूचनात्मक प्रकार में अपने शब्दों में दे दी जाती है। इसे पढ़ने के बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है मूल प्रलेख को पढ़ने के लिए। 200 से 250 शब्दों में लगभग होता है। ओके, और जो निर्देशात्मक प्रकार है वो प्रलेख कहाँ से लिया गया है उसमें सूचनाएं निर्देश दिया होता है। जो अध्ययनकर्ता को, मान लीजिए कोई प्रलेख है, उसमें कहाँ से सूचनाएं एकत्रित की गई है या उसके बारे में जानकारी अगर और चाहिए आपको, तो आप और कौन सा प्रलेख पढ़ सकते हैं। तो उस मतलब कि एक तरह से ना और निर्देश दिए होते हैं। उस प्रकार के एब्स्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं निर्देशात्मक प्रकार। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, इंडिक्टेटिव एब्स्ट्रैक्ट। अब हम लोग को उत्तम सारांश में क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो लिख लेना चाहिए कि एक उत्तम सारांश में क्या विशेषता होनी चाहिए। उत्तम सारांश की विशेषताएं, सारांश भी हम लोग एब्स्ट्रैक्टिंग को ही कह रहे हैं। उत्तम सारांश की विशेषताएं, फर्स्ट संक्षिप्तता, जिसको हम ब्रेविटी भी बोलते हैं, ब्रेविटी। सेकेंड वन इज शुद्धता, एक्यूरेसी, स्पष्टता, क्लैरिटी, एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी, एंड लास्ट वन इज, मैं इधर लिख देती हूँ, विश्वसनीयता और प्रामाणिकता। रियलिबिलिटी,
reliability and authenticity। देखिए अब इसका क्या मतलब है। कोई जो सारांश होता है सबसे पहले तो वो संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि ब्रीफ होना चाहिए। ओके, ब्रीफली होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर हम प्रलेख को पढ़ने के बाद भी अगर हमारा समय नहीं बच पा रहा है एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद भी, उससे अच्छा है कि मूल प्रलेख पढ़ लें। इसीलिए हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए उत्तम सारांश। शुद्धता यानी शुद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कुछ वेग इन्फॉर्मेशन हो, जो मूल रूप से प्रलेख में लिखा हुआ होता है वही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। स्पष्टता, बातों को गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट शब्दों में जो कि पाठक को समझ आए ऐसे लिखना चाहिए। एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता, अगर हम किसी भी तरह के ग्रामर का यूज कर रहे हैं तो वो एक रूपता में होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी। विश्वसनीयता और प्रामाणिकता की वो रिलायबल हो, जिसपे हम विश्वास कर सके, और ऑथेंटिक स्रोत हो उसका, ठीक है, ऑथेंटिसिटी हो। तो ये आप फटाफट से सारकरण सेवा की विशेषता और प्रकार वगैरह का स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। आगे बढ़ते हैं रेप्रोग्राफिक सेवा की तरफ। रेप्रोग्राफिक सेवा, ये भी मैंने बता दिया था, एक तरह से नकल, पुनरुत्पादन करना, पुनरुत्पादन करना, रेप्रोग्राफिक सर्विस, ये भी एक इंफॉर्मेशन सर्विस का टाइप है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुनरुत्पादन सेवा, यानी कि पुनः से उत्पादन करना। रेप्रोग्राफिक का अर्थ होता है शाब्दिक पुनः उत्पादन। जब कोई प्रलेख होता है और उसकी हम फोटो कॉपी करते हैं या हस्तलिखित उसकी नकल करके देते हैं, या फोटो वगैरह लेके या उसे सीडी प्लेयर में किसी भी रूप से देते हैं, तो उसको हम एक तरह से पुनरुत्पादित कर रहे हैं, और वही है रेप्रोग्राफिक सेवा। कोई भी पाठक जब लाइब्रेरी में आता है तो हम उसे मूल प्रलेख तो हमेशा दे नहीं सकते, तो क्या हम उनके लिए ऐसी भी सेवाएं रखते हैं कि उनको जिस भी पृष्ठ की ज़रूरत है हम उसे उसकी फ़ोटोकॉपी दे दें, या फिर उसे अगर फ़ोटोकॉपी अवेलेबल नहीं है तो हस्तलिखित, अब तो मोबाइल का टाइम है तो मोबाइल में भी हम फ़ोटोज़ वगैरह लेके दे देते हैं, इसे हम कहते हैं पुनरुत्पादन। इसके भी प्रकार हैं। फर्स्ट है मानवीय श्रम विधि, जो कि मैंने बताया हाथ से नकल करके, मानवीय श्रम विधि। एंड सेकेंड वन इज यांत्रिक विधि, यांत्रिक विधि यानी मशीन से। ओके, यांत्रिक विधि इसको कहते हैं, मशीन जो हम मशीन से लिखते हैं वो। ये मशीन वाले में छायांकन, छाया मतलब कि फोटो कॉपी हो गया, या फिर सीडी वगैरह बना के हम दे देते हैं फॉर्म में, तो ये यांत्रिक विधि हो गया हमारा पुनरुत्पादन सेवा का। ठीक है, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। आगे चलते हैं, अनुवाद सेवा। ये सारी क्या है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, जो हमने इंफॉर्मेशन सोर्स और सर्विसेज शुरू किया था 3 दिन पहले, ये उसी का पार्ट है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज। मैंने आपको लिखाया भी था। ये क्या है, ट्रांसलेशन, इससे क्वेश्चन आता है इसके टाइप्स पे, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सर्विस जिसे हम कहते हैं अनुवाद सेवा। ट्रांसलेशन सबने बनाया होगा बचपन में, राम आम खाता है, टीचर दे देते थे और बोलते थे कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वही सेम ये भी चीज़ है। ट्रांसलेशन किसको बोलते हैं, किसी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। मान लीजिए कि अगर कोई हिंदी बोल रहा है और सामने वाले को जापानी समझ में आती है, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसलेटर रखते हैं कि मैं हिंदी बोलूँगी, वो जो ट्रांसलेटर है उसको वो जापानीज़ में कन्वर्ट करके सामने वाले को जिसे जापानीज़ समझ आती होगी उसको वो उस लैंग्वेज में बताएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन सर्विस की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेजेस में बुक्स जो है आ रही हैं आजकल, और हर किसी के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो हर लैंग्वेज जाने। इसके लिए होती है ट्रांसलेशन सर्विसेज, जिसमें वो जिस लैंग्वेज में भी जान रहा है पाठक, जिस लैंग्वेज को वो जान रहा है पाठक, उस लैंग्वेज में हम उस पाठ्य पुस्तक को कन्वर्ट करके उनको देते हैं। इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन सर्विस।
ट्रांसलेशन सर्विस के देखिए प्रकार इसका लिखिएगा, शाब्दिक अनुवाद 4 प्रकार के होते हैं, पहले लिख लीजिए फिर मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। शाब्दिक अनुवाद, शाब्दिक अनुवाद, भावार्थ अनुवाद, भावार्थ अनुवाद, तदर्थ, तदर्थ, इसको लिखिएगा, इंग्लिश में लिख लीजिएगा इसका एडहॉक, एडहॉक अनुवाद, एंड लास्ट वन इज संपूर्ण अनुवाद, संपूर्ण अनुवाद। फटाफट से लिखिए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या क्या है, फटाफट से लिख लीजिए। देखिए शाब्दिक अनुवाद, जैसे राम आम खाता है, ओके, राम ईट्स मैंगो, ये शाब्दिक अनुवाद हो गया कि मैंने जो भी चीज़ कही, मतलब जो भी चीज़ लिखी हुई है उसका सेम टू सेम डिट्टो कॉपी करके ट्रांसलेट कर देना, वो होता है शाब्दिक अनुवाद। कितनी बार होता है ना कि इंग्लिश में या कोई भी लैंग्वेज में शाब्दिक अनुवाद में कभी कभी ये हो जाता है ना कि भाव जो है ना वो कहीं पीछे छूट जाता है। ठीक है, जैसे कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश हो रही है, अब जिसे बिल्कुल ही वो लैंग्वेज नहीं आती है वो उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि अच्छा इसका क्या मतलब था, तो ये शाब्दिक अनुवाद कहलाता है। जब हम अक्षरशः उसे अनुवाद करते हैं तो शाब्दिक अनुवाद होता है। आपने बचपन में बहुत बार ये लिखा होगा ना पोएम वगैरह में कि इस पंक्ति से कवि क्या कहना चाहता है, बस वो यही है भावार्थ अनुवाद की, इस पंक्ति से कवि क्या कहना चाहता है, जिसमें हम टोटली वो चीज़ नहीं लिखते हैं जो कविता की पंक्ति है, हम बोलते हैं कि इसके लेखक ये हैं और कवि ने इससे कहना चाहे कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, तो उसका फिर हम भाव देना स्पष्ट करते हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन विनित सरल हो, ऐसे ही कुछ एक लाइन है कि मतलब भावार्थ का ये मतलब है ना कि एक तो हम उसका ट्रांसलेट मान लीजिए कि कोई ये है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, इसका सीधा है कि क्षमा उस भुजंग को, मतलब उस सांप को क्षमा शोभा देती है जिसके पास ये होता है, ये एक उसका शाब्दिक अनुवाद है। लेकिन जब भाव में जाते हैं ना तब हम वहां पे समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, बलशाली व्यक्ति पर ही जो है वो क्षमा शोभा देता है, अगर दुर्बल व्यक्ति किसी को क्षमा करने लगे तो वो क्या कमजोरी दिखाता है कि जिसके पास बल ही नहीं वो क्या क्षमा करेगा, तो ये क्या है, ये उसका भाव है। लेकिन सांप को क्षमा शोभा देती है, ये क्या हो गया, उसका शाब्दिक अनुवाद हो गया। तो आशा करती हूँ आप ये चीज समझ गए होंगे कि शाब्दिक और भावार्थ में क्या अंतर होता है। फिर आता है तदर्थ अनुवाद। तदर्थ अनुवाद में क्या होता है कि हम पूरे पाठ का, पूरे के पूरे टेक्स्ट बुक या किसी चीज का हम अनुवाद नहीं करते हैं, जो पार्ट जरूरी होता है बस हम उतने पार्ट का अनुवाद करते हैं, तो वो होता है एडहॉक अनुवाद। और संपूर्ण अनुवाद में जब पूरे के पूरे पाठ्य पुस्तक का या पूरे के पूरे लेख का, प्रलेख का हम अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो वो कहलाता है संपूर्ण अनुवाद। तो इस तरह से शाब्दिक अनुवाद, भावार्थ अनुवाद, तदर्थ अनुवाद और संपूर्ण अनुवाद। कितनी बार आप देखते होंगे ना कि आप मूवी भी देखते होंगे ना, इंग्लिश को जब डब किया जाता है या मलयालम को डब किया जाता है हिंदी में, तो वो बहुत फनी लगने लगती है, क्योंकि वहाँ पे ना ये शाब्दिक अनुवाद होता है। आप कभी मार्वल की मूवी देखने के लिए जाओगे ना तो आपको बहुत, जब आप उसे हिंदी में देखोगे ना तो कुछ अलग फील होता है, इंग्लिश में देखोगे जो उसका मेन लैंग्वेज में जिससे वो आया, या कोरियन मूवी वगैरह आप देखोगे तो जो मेन लैंग्वेज है ना उस पर आप देखोगे तो वो अलग इमोशंस होते हैं, और जैसे उसका शाब्दिक अनुवाद होता है ना तो वो अलग तरह से रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसमें शाब्दिक अनुवाद होता है। लेकिन जब वही भावार्थ अनुवाद होता है, भावों का अनुवाद होता है, तो वो बिल्कुल जीवंत हो जाता है। तो इस तरह से हमने अनुवाद सेवाएं देखी। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक इसी में ना प्रलेखन वितरण सेवा लिखिएगा आगे, प्रलेखन वितरण सेवा। इसमें क्या होता है कि जो रेफरेंस लाइब्रेरियन होता है वो बता देता है कि कौन सी किताब क्या चाहिए आपको, कहाँ पे चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद वो जो रेफरेंस बुक के बाद भी उन्हें और बुक की ज़रूरत पड़ती है, और तब वो क्या करते हैं, उस पाठ्य पुस्तक की मांग करते हैं। तो फिर वो जिस भी फॉर्म में अवेलेबल होता है हम उनको वो किताबें देते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रलेखन वितरण सेवा। पाठकों के डिमांड पर, ठीक है, बिब्लियोग्राफिक विवरण तो किसी का दिया गया, लेकिन क्या होता है फिर कि पाठक
क्या बोलता है, उसका डिमांड करता है, उसको संदर्भ ग्रंथ पढ़ने के बाद पता चलता है कि संदर्भ ग्रंथ पढ़ने का अच्छा मुझे तो इसके बाद भी ये वाली बुक चाहिए, तो वो डिमांड करता है उस वाली बुक की, और तब जो हम उसे प्रलेख प्रदान करते हैं उसी सेवा को हम कहते हैं प्रलेख वितरण सेवा। उसको हम कहते हैं प्रलेखन लिखते हैं मैंने गलती से यहाँ पे, प्रलेख वितरण सेवा। ठीक है। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज। ठीक है। साहित्य खोज सेवा, लिटरेचर सर्च सर्विस, ये भी संदर्भ सेवा का ही एक रूप है। लिटरेचर साहित्य खोज सेवा, लिटरेचर सर्च सर्विसेज, साहित्य खोज सेवा। ओके। बहुत सारे शोधार्थी होते हैं जिन्हें बहुत सारी बुक्स की जरूरत पड़ती है, और तब हम उनसे रिलेटेड साहित्यों को ढूंढने में जो उनकी मदद करते हैं उसे हम कहते हैं साहित्य खोज सेवा, उसे हम कहते हैं साहित्य खोज सेवा। ठीक है। कि हम पहले पाठकों की आवश्यकता को समझते हैं कि वो क्या चाहिए उनको, ये एक दीर्घकालीन सेवा है, और फिर वो ढूंढ के हम उनको देते हैं, वो कहलाता है साहित्य खोज सेवा। उसके बाद है वांग्मय सेवा, जो आप समझ चुके हैं, बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज, उसमें उसे उस किसी विषय से रिलेटेड ग्रंथ उपलब्ध करवाए जाते हैं बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज में, वांग्मय सेवा में। आइए अब देखते हैं संदर्भ ग्रंथ। विभिन्न प्रकार के संदर्भ ग्रंथ होते हैं। अभी रेफरेंस सोर्सेज, रेफरेंस सोर्सेज, ठीक है, हम इसको बोलते हैं संदर्भ ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ विभाग जो होता है उसको किसी भी पुस्तकालय का हृदय कहा जाता है, याद रखिएगा। जैसे विश्वविद्यालय का हृदय पुस्तकालय को कहा जाता है, वैसे किसी भी पुस्तकालय का हृदय संदर्भ विभाग को कहा जाता है। ठीक है। किसी भी पुस्तकालय में ना दो पार्ट में किताबें होती है। पुस्तकालय की जो किताबें होती है वो दो पार्ट में बटी होती है। एक तो नॉर्मल पुस्तकें जो होती है, सामान्य पुस्तक, सामान्य पुस्तक, और दूसरा संदर्भ ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ, जहाँ से हमें संदर्भ प्राप्त होता है कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ मिल सकती है। एक जगह पे हमें इकट्ठी जानकारियाँ मिलती है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। मैं एक एक करके आपको टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रंथ दिखाऊंगी, तो ये आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं संदर्भ ग्रंथ। किसी लाइब्रेरी के पास जितना ज़्यादा संदर्भ ग्रंथ होता है वो उतना इनरिच्ड माना जाता है। ठीक है। तो संदर्भ ग्रंथ के टाइप्स में आप देखिएगा, रेफरेंस सोर्सेज, फर्स्ट शब्दकोश, शब्दकोश बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। शब्दकोश, डिक्शनरी, डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या होता है? हाँ, डिक्शनरी शब्द कहाँ से आया पहले लिख लीजिए। डिक्शनरी शब्द डिक्शोनेरियम वर्ड से आया है, लैटिन शब्द के। ओके, लैटिन शब्द के, जिसका अर्थ होता है अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज, वर्ड्स एंड फ्रेज। ओके। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी एक ऐसा ग्रंथ होता है जिसमें मूलतः पर्यायवाची शब्द, साइनो ग्रंथ उसके एक निश्चित अनुक्रम में दिया जाता है, यानी साइनो एंटो को क्या बोलते? पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, समानार्थी शब्द जो होते हैं, उनको एक अनुक्रमिक व्यवस्था, और अनुक्रमिक व्यवस्था कैसी होती है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर होती है, ए से पहले, फिर बी से, फिर सी से, तो उस तरह से दिया होता है, उसको हम कहते हैं शब्दकोश। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब देखिए शब्द, और जो डिक्शनरी का निर्माण करता है, डिक्शनरी के निर्माण करने वाले को क्या बोलते हैं? डिक्शनरी के निर्माणकर्ता को, निर्माण करने वाले को लेक्सियोग्राफर कहते हैं, लेक्सियोग्राफर।
लेक्सियोग्राफर, ओके, ठीक है। डिक्शनरी क्यों पढ़ते हैं? किसी भी शब्द की अवधारणा को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या होता है ना कि जरूरी होता है कि हम उसके साइनों को जाने, एंटो को जाने, उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है इस चीज को जाने। इसके लिए डिक्शनरी हमारी बहुत हेल्प करता है किसी भी शब्द के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिक्शनरी हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ डिक्शनरी, शब्दकोश के प्रकार। अब देखिए कितने प्रकार हैं। फर्स्ट तो है सामान्य शब्दकोश, सामान्य शब्दकोश। फिर है विशिष्ट शब्दकोश, विशिष्ट शब्दकोश। विषय शब्दकोश, विषय शब्दकोश। द्विभाषी शब्दकोश, द्विभाषी शब्दकोश। सामान्य डिक्शनरी ये तो हम शुरू से देखते आए हैं। सामान्य वर्ड्स का जो एक जनरल साइनो होता है वो उसमें दिया हुआ रहता है सेम लैंग्वेज में, हमेशा याद रखिएगा। डिक्शनरी जो सामान्य शब्दकोश होता है उसी लैंग्वेज में उसका साइनो दिया रहता है। अगर इंग्लिश में कोई चीज़ है तो उसका इंग्लिश में ही साइनो वगैरह दिया होगा, तो वो कहलाता है सामान्य शब्दकोश। जब एक विशिष्ट यूज के लिए कि हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड, कि प्रोनाउंसिएशन क्या होगा किसी भी शब्द का, इस वगैरह एटिमोलॉजी जानने के लिए उसका जो हम शब्दकोश का यूज करते हैं तो वो कहलाता है विशिष्ट शब्दकोश। विषय शब्दकोश आप लोग सब लोग जान रहे होंगे, किसी एक सब्जेक्ट का, जो कि मान लीजिए कि केमिस्ट्री का शब्दकोश है या लाइब्रेरी साइंस का शब्दकोश है कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो वो कहलाता है विषय शब्दकोश। और द्विभाषी शब्दकोश जो बहुत फेमस है, भार्गव की डिक्शनरी याद होगी आप लोगों को, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी याद होगी हिंदी इंग्लिश, जिसमें दो शब्द, एक शब्द का एक इंग्लिश शब्द है उसका हिंदी में, किसी भी शब्द किसी भी लैंग्वेज में, जैसे कि बॉय, बॉय मीन्स लड़का, वो उसे हम कहते हैं द्विभाषी शब्दकोश। चलिए फटाफट से इसका सबका एक एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। सामान्य शब्दकोश का एक एग्जाम्पल है ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, ओके। विशिष्ट शब्दकोश का डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ स्पेलिंग, डिक्शनरी ऑफ स्पेलिंग। विषय का है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लास्ट वन इज बाइलिंगुअल डिक्शनरी के लिए इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, ओके। फटाफट से लिख लीजिएगा चारों, फटाफट से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं डिक्शनरी के बाद। डिक्शनरी का टाइप्स आपने देख लिया कि डिक्शनरी कौन कौन से टाइप के होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं इंसाइक्लोपीडियाज, जिसको हम कहते हैं विश्वकोश। क्या कहते हैं इसको हम? विश्वकोश, विश्वकोश। इन साइक्लोपीडिया, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है? ये एक ना विशेष प्रकार का ग्रंथ होता है जो ज्ञान जगत, जो मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था, उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके बारे में जो टर्म्स होते हैं यानी पद होते हैं, उनके बारे में डेफिनेशन वगैरह के साथ एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया होता है,
ठीक है, ज्ञान जैसे कि मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट उठा लेंगे, मान लीजिए इंग्लिश, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट उठा लेंगे और उससे जो रिलेटेड जो भी टर्म्स वगैरह हैं, जो भी शब्द वगैरह हैं, उनके बारे में एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया जाता है, उसको हम कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश। उसके बारे में डिटेल्ड मतलब कि एक इतनी जानकारी होती है कि आपको समझ आ जाए, उस तरीके से विश्वकोश उसको कहते हैं। डिक्शनरी में सिर्फ मीनिंग होता है, इसमें विद डेफिनेशन होता है इंसाइक्लोपीडिया में, ठीक है। इसमें संख्यात्मक रूप होता है, वर्णात्मक वगैरह होता है। इसके भी दो प्रकार हैं, सामान्य विश्वकोश, सामान्य विश्वकोश जो नॉर्मल, जिसमें सारे के सारे ज्ञान जगत के सब्जेक्ट्स को लिया जाता है, और सेकंड होता है विशिष्ट विश्वकोश, विशिष्ट विश्वकोश। इसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में दिया हुआ होता है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, सामान्य विश्वकोश का बहुत फेमस है इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, अमेरिकाना, ठीक है, अमेरिकाना। और ये है विशिष्ट विश्वकोश, जैसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में है और वो संपूर्ण ज्ञान जगत के बारे में है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ग्रंथ सूची, ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफिक लिस्ट। ग्रंथ सूची क्या होती है आगे हम देखेंगे अभी। ग्रंथ सूची या वांग्मय सूची, इसको ही बोलते हैं वांग्मय सूची, बिब्लियोग्राफिक टूल। ग्रंथ सूची क्या होती है ना कि एक ग्रंथ सूची प्रलेखों की एक व्यवस्थित सूची होती है, जिसमें प्रलेखों के बारे में व्यवस्थित रूप से दिया हुआ होता है प्रलेखों के बारे में। और वो क्या काम करती है, टूल का काम करती है, पाठक उसके जरिए उस किताब तक पहुंच पाता है, ठीक है। एक तरह का वो टूल है जिसमें सारे जो प्रलेख होते हैं वो एक खास ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं और जो पाठक होता है उसके थ्रू उस ग्रंथ तक पहुंचता है। 3 भाग में बांट सकते हैं आप इसको, ग्रंथ सूची को 3 भाग में बांटा जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, विषय ग्रंथ सूची, विषय ग्रंथ सूची, और लास्ट वन है व्यापारिक ग्रंथ सूची, व्यापारिक ग्रंथ सूची, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची जो है वो एक प्रकाशन है इस तरह का जो सीरियल्स के रूप में प्रकाशित होती है, मतलब कि एक सीरियल्स मतलब कि एक निश्चित अवधि के बाद में ये आती है। विषय ग्रंथ सूची होता है जिसमें खास पर्टिकुलर मान लीजिए किसी लेखक से संबंधित जितनी भी किताबें या किसी खास विषय पर जो भी सब्जेक्ट में किताबें हैं उसकी जो ग्रंथ सूची होती है उसको कहते हैं विषय ग्रंथ सूची। और व्यापारिक ग्रंथ सूची ये पूरा, अगर कोई प्रकाशक अपनी कौन कौन सी बुक्स जो है वो प्रकाशन कर रहा है या होने वाली है, इस तरह की जो ग्रंथ सूची बनाता है बिजनेस पर्पज से, वो कहलाती है व्यापारिक ग्रंथ सूची या ट्रेड ग्रंथ सूची, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची में आप लिखिएगा इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इसका एग्जाम्पल इंडियन, बहुत महत्वपूर्ण है ये नाम, याद रखिएगा, इंडियन नेशनल बिब्लियो, INB बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, बिब्लियोग्राफी, ठीक है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का नाम है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी और ये 1957 से नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है, 1957 से नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है। भारत की जो राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है उसका नाम है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ठीक है। अब जैसे बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी ऑफ इकोनॉमिक्स,
ऑफ इकोनॉमिक्स अगर हम लिखते हैं, ये खास सब्जेक्ट के बारे में है तो ये विषय ग्रंथ सूची में जाएगा। और इंडियन बुक्स एंड प्रिंट्स, ये एक व्यापारिक, इंडियन बुक्स इन प्रिंट्स, ये व्यापारिक उद्देश्य से छापा जाता है, ये व्यापारिक ग्रंथ सूची के अंदर जाएगा। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। बिब्लियोग्राफिक टूल्स, ग्रंथ सूची, वांग्मय सूची जिसको हम बोलते हैं, 3 काइंड के होते हैं जो हमने देखा है अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। भौगोलिक स्रोत, भौगोलिक स्रोत, जियोग्राफिकल सोर्सेज, नाम से भी आप लोग समझ रहे होंगे। ऐसा प्रलेख, ऐसा कोई भी बुक जिसमें किसी भी जगह की भौगोलिक जानकारी उपलब्ध हो कि क्या किलोमीटर है, क्या पॉपुलेशन है वहाँ का, नदियाँ कौन सी बहती है, कौन से पहाड़ वगैरह है वहाँ पे, इस तरह की जो भी जानकारी है भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में, उसकी भौगोलिक जानकारियाँ, उसको हम कहते हैं कि कैसे वो कौन से लैंड से बना है, किस तरह से, इन सब के बारे में जो भी जानकारियाँ रहती है उसको हम कहते हैं भौगोलिक स्रोत। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट आप लिखिएगा गजेटियर। फर्स्ट वन इज गजेटियर, इसको इंग्लिश में भी गजेटियर ही बोलते हैं। ओके, गजेटियर, गजेटियर। गजेटियर एक ऐसा ग्रंथ होता है, मोस्टली डिस्ट्रिक्ट गजेटियर वगैरह आप लोगों ने देखा होगा। गजेटियर एक ऐसा ग्रंथ होता है जो किसी भी भूभाग के बारे में ना, इसके प्रशासनिक भौगोलिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, इसकी सांस्कृतिक कैसा रूप है, इसका जननांकीय कैसा है, ठीक है, इसका इतिहास क्या रहा है, इन सब के बारे में जो जानकारी देता है वो हमें गजेटियर प्रदान करता है। मान लीजिए कि बिहार से रिलेटेड, मान लीजिए आपको पटना जिला का गजेटियर चाहिए होगा, तो पटना का क्या पॉपुलेशन है, कौन कौन सी नदी है यहाँ पे, किस तरह से मिलती है, राजनीतिक स्थिति इसकी कैसी है, प्रशासनिक स्थिति कैसी है, कैसे बटा हुआ है, कितने वार्ड में बटा हुआ है, ये सब के बारे में हमें उस पटना गजेटियर में जानकारी मिल जाएगी। तो सिंपली गजेटियर ऐसा एक भौगोलिक स्रोत है जिसके अंदर सांस्कृतिक, भौगोलिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक सभी प्रकार की जानकारियां हमें मिलती है इस स्रोत से। औद्योगिक, ठीक है, जैसे बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स जो मैंने अभी कहा उसका एग्जाम्पल है, बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है यात्रा दर्शिका। यात्रा दर्शिका, ट्रैवल गाइड बुक्स, जो लोग ट्रैवलर होते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक गाइड बुक होती है ये। इसमें क्या होता है ना कि किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया पे किस प्रकार से पहुँचे, ठीक है, कैसे पहुँचे, उसका भौगोलिक स्रोत वगैरह दिया रहेगा, कैसा वहाँ का वेदर है, कैसा कंडीशन है, इन सब के बारे में जानकारी होती है, और वहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं। यात्रियों के लिए ये बहुत क्या बोलते हैं उसको, ज़रूरी, फ़ायदेमंद गाइड बुक होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम यात्रा दर्शिका। उसका नक्शा, मानचित्र और ग्लोब, ये सब आप लोगों को पता ही होगा। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, साउथ इंडिया और ट्रैवल गाइड, साउथ इंडिया और ट्रैवल गाइड। ठीक है, ये क्या है, तो ये एक प्रकार की यात्रा दर्शिका है। ठीक है, थर्ड वन इज, तीसरा है नक्शा, मानचित्र और ग्लोब। देखिए ये क्या होता है। नक्शा आप लोग जान ही रहे होंगे, जैसे भारत का नक्शा,
बिहार का नक्शा, उसे हम कहते हैं नक्शा। मानचित्र को हम बोलते हैं एटलस। जब बहुत सारे नक्शाओं को मिला के हम एक प्रलेखीय रूप देते हैं तो वो कहलाता है मानचित्र, ठीक है। और ग्लोब, जो गोल, पृथ्वी का जो गोल हम भाग, मतलब एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है, उसका 3D मॉडल, उसको हम बोलते हैं ग्लोब। और ये भी क्या है, भौगोलिक स्रोत का एक उदाहरण है। यह भी एक प्रकार के भौगोलिक स्रोतों का उदाहरण है। तो हमने कितने प्रकार के रेफरेंस सोर्सेज होते हैं उसमें डिक्शनरी वगैरह को देखा, और भौगोलिक स्रोत, ज्योग्राफिकल सोर्सेज देखा। इसी में हम कल आगे और भी बढ़ेंगे, और भी स्रोतों के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड, इस कक्षा से रिलेटेड चीज़ों को आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।